नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एसडब्ल्यू जी परिवार में। मेरा नाम है गिरजेश चौरसिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम और मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के बारे में। समय को न गवाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अभी तक तो जो हमने देखा था वह देखा था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन था, उसके बारे में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में देखा था हमने। अब देखेंगे हम ब्रिटिश ताज अधिनियम के बारे में, ब्रिटिश ताज के हाथ अधीन शासन के बारे में। तो ब्रिटिश ताज के अधीन शासन पूछे तो 1858 से 1947 तक था। इसमें हम देखेंगे अब भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के माध्यम से भारत का जो शासन था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छुड़ा करके ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज जिसे कहा जाता है उसको दे दिया गया था। आगे देखेंगे। प्रमुख प्रशासनिक बदलाव क्या हुए थे उसके बारे में देखेंगे। इसमें जो है द्वैत शासन का अंत कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर एक नया पद भारत सचिव का ला दिया गया था। कंपनी के शासन के बदले एक भारत सचिव पद ला दिया गया था। ये जो भारत सचिव होता था वह कैबिनेट का सदस्य होता था। कैबिनेट का सदस्य होता था जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। मतलब जो भी कार्य करेगा और ब्रिटिश संसद को उसकी सूचना देगा। अगला देखेंगे भारत परिषद। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का गठन किया गया था। इसमें जो है 8 सदस्य जो होते थे, 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जबकि बाकी बचे 7 सदस्य जो होते थे वह कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इन सभी को जो वेतन दिया जाना था, भारत परिषद के सदस्यों को जो वेतन दिया जाना था वह भारतीय राजस्व से दिया जाना था। कहां से दिया जाना था? इंडियन रेवेन्यू यानी कि भारतीय राजस्व से दिया जाना था। आगे बढ़ेंगे। पद नाम में परिवर्तन। गवर्नर जनरल से वायसराय का पद ला दिया गया था। पहले तो गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर उसके बाद जो हुआ गवर्नर जनरल से वायसराय का पद ला दिया गया। तो भारत की गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इसके अंतर्गत बनने वाले प्रथम वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यही जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी बने थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो पिछला रहता था उसे ही बदलकर जो नया पद सृजित किया जाता था उसे ही बनाया जाता था, उसे ही बनाया जाता था। आगे बढ़ेंगे। घोषणा पत्र और रिजल्ट। बहुत बार पूछा है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने कब और कहां पढ़ा था। इनमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछे रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था तो इलाहाबाद जो कि आधुनिक प्रयागराज है। और पूछता है कब पढ़ा गया था तो 1858, 1 नवंबर 1858 में पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था पूछे? किसके द्वारा पढ़ा गया था पूछे तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। इस पर हस्ताक्षर पूछे किसका था? महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पर तो महारानी विक्टोरिया का ही हस्ताक्षर था। प्रथम बजट जो आया था, यहाँ देखिएगा, इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बजट भी पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1860 में। और
पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स विल्सन। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जेम्स विल्सन जो था, इसे भारतीय बजट प्रणाली का, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, भारतीय बजट प्रणाली का जनक भी माना जाता है। पूछे भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारतीयों को शासन में शामिल किया गया था। पहली बार जो है भारतीयों को शासन में शामिल किया गया था। इसके पहले जो होते थे शासन में, सब अंग्रेजों के अधीन शासन था। भारतीय सिर्फ उसमें मतलब अपना खाते जीते थे, मतलब देश में रहते थे। इनको किसी भी पद पर इन्हें नहीं लिया जाता था। आगे बढ़ेंगे। शासन में भारतीयों की भागीदारी देखेंगे तो ये जो अधिनियम आया था, इसे अंग्रेजों ने सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति कहा था। किसने कहा था? अंग्रेजों ने। क्या कहा था? सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की नीति कहा था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह महसूस किया इस शासन को चलाने में, भारत में शासन को चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक था। परिषद में भारतीयों का मनोनयन जो किया गया था, 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। विधान परिषद में मनोनीत किया था। इनमें कौन कौन थे? कौन कौन थे? बनारस के राजा पटियाला, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति थे भारत के। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें लॉर्ड कैनिंग ने मनोनीत किया था। आगे बढ़ेंगे। वायसराय की शक्तियों के बारे में देखेंगे। वायसराय की शक्तियों के बारे में देखेंगे। जो वायसराय को आपातकालीन अधिकार दिए गए थे, उसके बारे में देखेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल, जो कि अब वायसराय हो चुका है, को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। वह आपातकाल के समय बिना परिषद की सलाह के अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसकी अवधि 6 महीने की होती थी। यानी कि जो भी भारतीय हैं शासन में या कोई भी हो, उनसे बिना सलाह लिए, बिना परामर्श लिए यह अध्यादेश आपातकाल के समय जारी कर सकता था। आगे बढ़ेंगे। परिषद का विस्तार और संरचना, इसके बारे में देखेंगे। जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, इसमें परिषद में, कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। अतिरिक्त सदस्य जो हो सकते थे उसमें, कानून बनाने वाली परिषद में, वह कम से कम 6 और अधिकतम 12 हो सकते थे। और अतिरिक्त जो सदस्य हो सकते थे, उनके मनोनयन का अधिकार वायसराय को दे दिया गया था। जो जो 4 से बढ़ाकर 5 सदस्य किया गया था यहाँ पर, इनमें जो एक सदस्य बढ़ाया गया था, वो एक सदस्य जो होता था विधि विशेषज्ञ होता था, यानी कि विधि को जानने वाला। 5वां सदस्य जो जोड़ा गया था, वह अनिवार्य रूप से कानून का ज्ञाता होना चाहिए, लीगल मेंबर होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में देखेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यह अधिनियम भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था देखेंगे। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। जहां पर न्यूनतम संख्या 10 थी
और अधिकतम 16 निर्धारित की गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ भी यहीं पर किया गया था। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया था, सीधा प्रयोग तो नहीं किया गया था, लेकिन जो जो गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए सिफारिश प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा गया था। अब देखेंगे बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था किसे? भारतीयों को। पहली बार भारतीय सदस्यों को बजट पर अपने विचार व्यक्त करने और चर्चा करने का अधिकार मिला था। इसमें जो है सदस्य प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन उनमें उन्हें पूरा प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार या बजट पर मतदान करने का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। यानी कि देख लीजिए, सीधा सीधा सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया था इन्होंने कि आप एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि यह बजट क्यों लाया गया है, बस इतना ही आप कर सकते थे, इतना ही आप पूछ सकते थे। इसका उत्तर दे देते थे कि भारत में जो है संवैधानिक सुधार के लिए लाए हैं। और आप ये क्वेश्चन उनसे नहीं कर सकते थे कि भारत में क्या संवैधानिक सुधार करेंगे, ये आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। सिर्फ इतना ही पूछ सकते थे क्यों लाया गया, बस इतना ही, वो उत्तर दे सकते थे। इसके बाद प्रश्न पूछने का अधिकार आपका नहीं होता था। आगे बढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम से भी जाना जाता था इसको। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम से भी जाना जाता था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स नाम से भी जाना जाता था। उस समय लॉर्ड मार्ले जो था वह भारत सचिव हुआ करता था, और लॉर्ड मिंटो जो था वह भारत का वायसराय था। कब? 1909 में। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी पहली बार, और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी प्रारंभ किया गया था। पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था, किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1900, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया गया था। आगे देखेंगे, यही यहाँ पर लिख दिया गया है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। और यहाँ पर 1909 के अंतर्गत मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। मतलब कि अब इसमें आप पूरी तरह से बहस कर सकते थे संसद में कि यह नियम क्यों लाया गया है और किस चीज के लिए लाया गया। मतलब पूरी तरह से इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते थे। आगे बढ़ेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीयों को प्रवेश पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन अब इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को प्रवेश मिल गया था। पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रवेश मिला था। वह व्यक्ति कौन था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य बने थे। इन्हें विधि सदस्य कहा गया था। इन्हें लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इन्हें लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। आगे देखेंगे, भारत परिषद में भी सदस्यों को, भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। शामिल होने वाले भारतीय कौन कितने थे? 2। कौन कौन? केसी गुप्ता
और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दो लोग थे जो भारत परिषद की संस्था में शामिल हुए थे। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? नरमपंथियों को खुश करना। क्या था? नरमपंथियों को खुश करना और नरमपंथी को संवैधानिक सुधारों का लालच देकर उन्हें शांत करना था। दूसरा क्या था? फूट डालो और राज्य करो। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन शुरू करके हिंदू और मुस्लिम एकता को कमजोर करना। लॉर्ड मिंटो को इसी कारण सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। पूछे, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता था? निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता था? तो वो कौन था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको हैंड रिटन नोट्स और क्लास की पीपीटी भी यहीं उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।